नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेशी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 11 की ही भांति कक्षा 12 में भी रसायन विज्ञान की दो पुस्तकें हैं, भाग 1 और भाग 2। आज हम रसायन विज्ञान की भाग 2 पुस्तक के अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये व्याख्यान इस अध्याय का पहला व्याख्यान है और हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि विभिन्न आधारों पर इन्हें किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और व्याख्यान के अंत में हम इनकी नाम पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। तो बच्चों, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं को हैलोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बनते हैं। तो आप ये बच्चों, आप वैसे पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में 17वें वर्ग में 5 तत्व रखे गए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनमें से एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन नहीं बनाता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो हमें मिलेंगे वो हमें इन 4 तत्वों से ही मिलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ही प्राप्त होंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो एक मुख्य अंतर होता है वो ये होता है बच्चों कि हेलो एल्केन में जो जिस कार्बन परमाणु वो sp3 संकरित होता है, जबकि एरीन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वो sp2 संकरित होता है। बच्चों, आप जानते हैं, ये पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन जो हैं वो sp2 संकरित होते हैं। sp3 संकरित कार्बन भी आपको पता होगा कि वो कार्बन जो 4 सिग्मा बंधों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एल्केन्स के उपयोग क्या हैं। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है बच्चों, ये क्लोरएम्फेनिकॉल नामक प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक की है, जिसका उपयोग टाइफाइड ज्वर के उपचार में किया जाता है। और हेलो एल्केन का उपयोग देते हैं बच्चों। ये संरचना क्लोरोफॉर्म की संरचना है। क्लोरोफॉर्म पुराने समय में शल्य चिकित्साओं में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था, पर अब ये नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अत्यंत जहरीली गैस बनाता है, जिसे फास्जीन कहते हैं। आइए देखते हैं। और HCl भी बनता है। तो पहली बार जब आप बोतल खोलेंगे तब तो आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिलेगी, लेकिन दूसरी बार क्योंकि वायु क्लोरोफॉर्म की बोतल में जा चुकी होगी और वायु में ऑक्सीजन होती है, तो क्लोरोफॉर्म उस वायु के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जहरीली फास्जीन गैस बना लेगी। अतः क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अब निषेधक के रूप में नहीं किया जाता है। तो
अब किनका प्रयोग निश्चितक के रूप में करते हैं? तो देखते हैं, ये जो संरचना है ये हेलोथेन की संरचना है और हेलोथेन भी एक हेलो एल्केन है। तो वर्तमान समय में हेलोथेन का प्रयोग जो है वो निश्चितक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलोएरीन्स का क्या उपयोग है। तो बच्चों, ये जो संरचना है ये क्लोरोक्विन नामक औषधि की संरचना है और इसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। नीचे जो संरचना आपको दिख रही है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की संरचना है बच्चों, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम मुझे लगता है आप सबने आजकल अवश्य सुना होगा। ये जो दवा है ये कोविड-19 के उपचार में एक संभावित दवा के रूप में उभर के आई है। हालांकि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं, हेलोएरीन का एक और उपयोग देखते हैं। ये यहाँ क्लोरीन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये एक हेलोएरीन है। और यहाँ ये जो हेलोएरीन है ये पहला क्लोरीन युक्त कीटनाशी था, डीडीटी। इसका नाम कैसे समझेंगे? डीडीटी डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और कार्बन क्योंकि 2 हैं तो एथेन। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डीडीटी। और इसका ये मूलतः 1973 में बनाया गया था और 1873 में बनाया गया था। और इसके जो कीटनाशी प्रभाव की खोज है वो 1939 में पॉल मुलर ने की थी। ठीक है, और उसके लिए उन्हें 1948 में चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीडीटी का प्रयोग बहुत युद्ध स्तर पे किया गया और इसका जो काफ़ी समय बाद, थोड़े समय बाद इसके बहुत सारे प्रभाव सामने आए, इसीलिए 1973 में संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसीलिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। अब बढ़ते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन के वर्गीकरण पर। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है बच्चों वो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे किया गया है। यदि हेलोएल्केन और हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उन्हें क्रमशः मोनोहेलोएल्केन तथा मोनोहेलोएरीन कहते हैं। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उन्हें डाईहेलोएल्केन और डाईहेलोएरीन कहते हैं। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो उन्हें ट्राईहेलोएल्केन तथा ट्राईहेलोएरीन कहते हैं। यहाँ मोनोहेलोएल्केन को पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहला वर्ग ये है जब हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा वर्ग है जब हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम पहले वर्ग का अध्ययन करते हैं, जब हमारा हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जहां हमारा एल्किल समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होता है जो स्वयं या तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। आइए हम देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने मेथिल हैलाइड लिखा है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस हेलोजन एटम से हमारा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो स्वयं एक भी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होते हैं जहाँ
हमारा हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और द्वितीयक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो स्वयं दो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तृतीयक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होते हैं जो तृतीयक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं और तृतीयक कार्बन वो कार्बन है जो स्वयं तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड को क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं एलिलिक हैलाइड। तो बच्चों, जानने से पहले मैं चाहूंगी कि आप ये जानें कि एलिलिक कार्बन क्या होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का समीपवर्ती, समीपवर्ती शब्द ज़्यादा बेटर है, समीपवर्ती sp3 संकरित जो कार्बन होता है उसे हम एलिलिक कार्बन कहते हैं और अगर हम इससे हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एलिलिक हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। यदि हमारा एलिलिक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इन्हें, इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। यदि हमारा एलिलिक कार्बन स्वयं दो कार्बन से जुड़ा है तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। और यदि हमारा हैलोजन परमाणु ऐसे एलिलिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 और 3, तो इसे तृतीयक एलिलिक हैलाइड कहेंगे, तृतीयक एलिलिक हैलाइड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं बेंजिलिक हैलाइड। तो बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड जानने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप जानें कि बेंजिलिक कार्बन क्या होता है। तो बेंजीन रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ जो sp3 संकरित कार्बन होता है वो बेंजिलिक कार्बन कहलाता है और उससे यदि हम हैलोजन परमाणु को जोड़ दें तो बेंजिलिक हैलाइड बन जाता है। तो एलिलिक हैलाइड की भांति बेंजिलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ग की ओर जिसमें हमारा हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें पहला है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिसमें हमारा हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधे सीधे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे भी देखिए हैलोजन परमाणु सीधे सीधे इस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है एरिल हैलाइड। यहाँ पे देखिए एरिल हैलाइड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हैलोजन परमाणु जो है वो सीधे सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो सभी कार्बन बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, एल्किल हैलाइड का या हैलोएरीन का सामान्य नाम लिखने के लिए हम पहले एल्किल समूह का नाम लिख देते हैं और अंत में हैलाइड जोड़ देते हैं। और IUPAC नाम जो लिखा जाता है वो हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये नाम लिख रहे हैं तो देखिए बच्चों, ये समूह जो होता है वो N प्रोपिल समूह कहा जाता है और इससे क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए
और IUPAC नाम अगर हमें लिखना है तो देखिए पहले वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगी हुई है, हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा था, प्रोपेन था, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगी हुई है। ये समूह है, इसे आइसोप्रोपिल समूह कहते हैं, और इससे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और क्योंकि अगर इसकी नंबरिंग करें बच्चों 1, 2 और 3, तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन लगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों, ये जो समूह है ये समूह कहलाता है आइसोब्यूटिल समूह, और इस आइसोब्यूटिल समूह से क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नाम लिखें बच्चों तो 1, 2 और 3, 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है और 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन कंपाउंड्स के नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ पोजीशंस बता देती हूँ। वन, टू, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 पोजीशन होती है उसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। 3 और 5 पोजीशन होती है वो मेटा पोजीशन कहलाती है, और जो 4 पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। तो इसका तो सामान्य और IUPAC दोनों नाम जो है वो ब्रोमोबेंजीन होगा, क्योंकि एरिल हैलाइड का सामान्य और IUPAC नाम एरिल हैलाइड ही होता है। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो देखिए 1, 2 और 3, तीसरे पोजीशन पे दूसरा ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि तीसरी पोजीशन मेटा पोजीशन होती है तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, और क्योंकि पहली और तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन लगी है तो IUPAC नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ देखिए बच्चों सामान्य नाम तो ये स्ट्रक्चर पूरा सिमेट्रिकल है, और कितने ब्रोमीन लगे हुए हैं, 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। और क्योंकि पहली, तीसरी और 5वीं पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों कुछ ग्रुप्स के नाम आपकी पुस्तक में बहुधा यूज होते हैं। N ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, आइसो क्या होता है, टर्शरी या तृतीयक क्या होता है। यहाँ जो एल्किल ग्रुप है हम उसे समझाएंगे ब्यूटिल ग्रुप की सहायता से। N ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, और अगर टर्शरी ब्यूटिल यूज किया जाए तो आप उन्हें कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे। और मैं चाहूंगी आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देख लें और समझ लें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे समझते हैं। अगर हम N ब्यूटिल की बात करें बच्चों, तो यदि कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में अंत वाले कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो ऐसे एल्किल समूह को N एल्किल समूह कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमने 4 उपयोग किए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, N ब्यूटिल समूह कहेंगे। आगे बात करते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल की, तो देखिए यहाँ इस ब्यूटेन में 2 कार्बन सेकेंडरी कार्बन होते हैं। एक ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है क्योंकि ये भी स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है क्योंकि ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो
इनमें से अगर हम किसी भी कार्बन से जो क्रियात्मक समूह हमें लगाना है, मान लीजिए क्योंकि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा रहे हैं, तो अगर इनसे हम हेलोजन परमाणु को लगा दें तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आइसो की। आइसो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपिल ग्रुप समझिए बच्चों, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। यहां देखिए बच्चों, कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, इसीलिए इस ग्रुप को ग्रुप कहते हैं। और इसको आप ऐसे याद करेंगे, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे घुमा दीजिए तो ये Y के स्ट्रक्चर को अगर आप याद कर लें तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? आइसो प्रोपिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि ब्यूटिल ग्रुप क्या होता है बेटा। तो आइसोब्यूटिल जब आप लिखेंगे बच्चों तो आप आइसोप्रोपिल ग्रुप को नहीं टच करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। और इसके साथ क्योंकि हमें ब्यूटिल लिखना है तो हम एक कार्बन और जोड़ देंगे इसमें, तो ये जो संरचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? आइसोब्यूटिल ग्रुप की हो जाएगी। आइसोब्यूटिल ग्रुप की हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम टर्शरी ब्यूटिल, अगर ग्रुप कहा जाए आपसे लिखने के लिए तो टर्शरी ब्यूटिल होगा। टर्शरी मतलब तृतीय कार्बन इसमें होनी चाहिए बच्चों। ठीक, और ब्यूटिल का मतलब कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। तो जो ये ग्रुप होता है बच्चों ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होता है। टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होता है। हिंदी में इसको तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप भी कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये ग्रुप्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। एन ब्यूटिल में स्ट्रेट चेन होगी, सीधी श्रृंखला। सेकेंडरी ब्यूटिल में जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो द्वितीयक कार्बन से। आइसोप्रोपिल Y का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। और आइसोब्यूटिल में आइसो जो प्रोपिल ग्रुप है वो हमारा इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही रहेगा, एक कार्बन हम इसमें और जोड़ देंगे। और टर्शरी ब्यूटिल में हम क्या करेंगे? तृतीय कार्बन से हम अपना क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों और ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता है। तो इसलिए क्योंकि ये आपकी भाग 2 पुस्तक का पहला अध्याय है, तो इस अध्याय से ही आप कार्बनिक रसायन को शुरू कर रहे हैं, तो मैंने इसको विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। ये आगे के अध्यायों में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं जेमिनल और विसिनल हैलाइड। हम ये जो हैं जेमिनल और विसिनल हैलाइड जो हैं हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये जो उदाहरण है, अगर समान तरह के हैलोजन परमाणु, देखिए समान होने चाहिए। अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन ही लेंगे, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन ही लेंगे। ठीक है, अगर समान तरह के हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है समान तरह के हैलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों तो इस तरह के हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं और संक्षिप्त रूप में इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्योंकि हमने मुख्यतः इसका उदाहरण लिया है, इस यौगिक का उदाहरण लिया है और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, इसीलिए इसका जो सामान्य नाम लिखते हैं वो एथिलीडीन क्लोराइड लिखते हैं। और IUPAC नाम है क्योंकि देखिए पहले ही कार्बन पर 2 क्लोरीन परमाणु लगे हुए हैं, इसलिए IUPAC जो नाम होगा वो हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोएथेन।
आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं किनके, विसिनल हैलाइड की। तो अगर हमारे समान हैलोजन परमाणु, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि हैलोजन परमाणु हमारा समान रहना चाहिए, समान हैलोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विसिनल हैलाइड कहेंगे, और संक्षिप्त रूप में विस डाई हैलाइड कहेंगे, क्योंकि हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसका लिया है तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो एथिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नाम की बात करें तो देखिए पहले और दूसरे कार्बन पर हैलोजन परमाणु लगा हुआ है या क्लोरीन परमाणु लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपका गृह कार्य है और गृह कार्य में जो पहला प्रश्न है आपका वो ये है कि आपको निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं करनी है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आपका कि आपको निम्नलिखित दिए हुए एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या देखकर। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो हैलोजन परमाणु हमारा लगा हुआ है वो देखिए कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, 2 कार्बन से लगा हुआ है। तो आप विचार कीजिएगा कि ये कौन सा हैलाइड है। यहाँ पे जो हैलोजन लगा है ये देखिए यहाँ स्वयं 2 कार्बन से लगा हुआ है तो आप उत्तर में लिखेंगे ये कौन सा हैलाइड है। यहाँ हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है वो स्वयं कितने कार्बन से लगा हुआ है, 1 कार्बन से लगा हुआ है। और यहाँ जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से लगा है वो स्वयं 3 कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह के एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत करेंगे इन्हें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ये आप घर पर करेंगे। जो आज हमने सीखा है कि हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएरीन क्या होते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद हमने इनका वर्गीकरण सीखा कि क्या होते हैं प्राथमिक हैलाइड, क्या होते हैं द्वितीयक, क्या होते हैं तृतीयक हैलाइड, क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद इनकी संरचनाएं सीखी, इनकी नाम पद्धति सीखी। ठीक है, तो आप इनका जो अभ्यास है वो आपकी जो पुस्तक है रसायन विज्ञान भाग 2 से उससे करेंगे। और दूसरी बात, ये जो संरचनाएं आप हैं ये संरचनाएं भी आपका गृह कार्य है, ये भी आप करेंगे। उसके बाद अगले व्याख्यान में हम इनको बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी पुस्तक है रसायन विज्ञान भाग 2 आप उससे अच्छी तरीके से उसको पढ़िए जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आशा करती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।